सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2024 पेपर। वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड द 37 क्वेश्चंस इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, और इसी तरीके से अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं उन्हीं को भी पूरे कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा पेशेंस रखिए, ये पेपर को मैं थोड़ा डीप में जाकर के डिटेल में समझा रहा हूँ और ऐसे ही दो चार पेपर और समझाऊंगा। बाकी तो फिर हमारा फास्ट ट्रैक इसमें चलेगी चीजें, है ना, क्योंकि इससे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाउ टू क्वेश्चंस कम एंड क्वेश्चंस पूछ कैसे रहा है गेट वाला। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग, द गेट इज द अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन। सिलेबस जो दिया है उसी से क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच अलग होती है पूछने की हर साल। ठीक है, तो वो आपको भी ध्यान रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। The 38th number question will be saying that a power operated chaff cutter has an effective throat width of 450 mm and operating clearance of 150 mm. It is used for chopping straw at a moisture content of 20% with a bulk density of 60 kg per meter cube. While passing through the feed rolls, the number of news on the cutter head are 4, speed of the cutter head is 540 rpm and the theoretical length of the cut is 10 mm. So find the theoretical capacity of the chaff cutter in ton per hour. Okay, here all the data will be given. You should have to solve the problem, the theoretical capacity of the chaff cutter. केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, द theoretical capacity of the chaff cutter is what. So ये होता क्या है theoretical capacity की अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है if you talk about the theoretical capacity of a chaff cutter, तो the formula will be what? This. इसके लिए हमको क्या चाहिए? theoretical capacity के लिए हमको क्या चाहिए? theoretical capacity निकालने के लिए the formula is that the throat area into feed rate of material into bulk density. If the three datas we will find, so this formula is valid for the chaff cutter. Okay, here in the question what are the given datas? मैं उसको पुट कर लेता हूँ। थ्रोट की विड्थ दी है बेटा 450 mm, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो 0.45 मीटर में आ जाएगा। ऑपरेटिंग क्लियरेंस दिया है H 0.15, बल्क डेंसिटी दिया है 60 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ न्यूज 4 दिया है, कटर हेड दिया है आपको 540 आरपीएम, थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ कट दिया है 0.01। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को थ्रोट एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थ्रोट एरिया निकालूंगा। थ्रोट एरिया क्या होगा, थ्रोट एरिया निकालूंगा तो थ्रोट एरिया विल बी W इंटू एच, मतलब कि जो थ्रोट विड्थ होती है और कितनी हाइट में उसके जो ऑपरेटिंग क्लियरेंस कितना है, उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे को थ्रोट एरिया मिलता था, एरिया ऑफ थ्रोट। ओके, तो हियर द थ्रोट एरिया विल बी W इंटू एच और W का वैल्यू है 0.45 मीटर इंटू 0.15 मीटर। So after calculating the value will be coming that 0.0675 meter square. तो यहाँ से आपने पहले क्या निकाल लिया, थ्रोट एरिया निकाल लिया। Okay, now the second term is the feed rate of material speed. Okay, feed rate of material speed निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो the feed rate depends on the number of cuts per second and the theoretical length of cut. जो feed rate होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कट्स पर सेकंड कितना हो रहा है और उसमें theoretical length of cut क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो feed rate of material will be n into s into l, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूज कितने है ना, कट हेड स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है उसकी, और थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ कट कितनी है, इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। अब मेरे को चाहिए सेकंड में, यहाँ पर क्या दिया आरपीएम में, तो हियर द आरपीएस विल बी, वी विल कन्वर्ट द एस इनटू आरपीएस। तो 540 आरपीएम को मैं कन्वर्ट करूंगा आरपीएस में यानी पर सेकंड में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, तो डिवाइड करूंगा 60 से, तो यहाँ 9 आरपीएस आपका एस आरपीएस आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ कट पर सेकंड कितना हो गया, कट्स पर सेकंड विल बी एस आरपीएस इनटू एन। तो एस आरपीएस क्या है, 9 इंटू एन की वैल्यू 4 है, तो 36 कट पर सेकंड यहाँ पर आपका ये आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, मटेरियल फीड रेट। ओके, तो कट्स पर सेकंड पे ही डिपेंड कर रहा है, 36 कट्स के अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं। ओके, नाउ द कैलकुलेट द थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ओके, अब फीड रेट अभी हमने निकाला नहीं था, तो अब फीड रेट हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम पर सेकंड में।
ओके, बल्क डेंसिटी दी हुई है, फीड रेट वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल एरिया इंटू थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ कट इंटू कट्स पर सेकेंड। थ्रोट एरिया का वैल्यू पुट कर दो, थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ कट का वैल्यू 0.01 होता है, कट्स पर सेकेंड कितना 36, तो यहाँ पर 0.043 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका क्या आ गया, फीड रेट आया। नाउ कन्वर्ट करूंगा मैं इसको मास फ्लो रेट में। फीड रेट को अब क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम पर सेकेंड था ये, तो अब इसको मास फ्लो रेट मतलब कि एक समय में कितना मास से जा रहा है। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, फीड रेट इंटू बल्क डेंसिटी होता है, बल्क डेंसिटी और फीड रेट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से इफ यू फाइंड द मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1.458 किलोग्राम पर सेकेंड आ जाएगा। एंड वी शुड नो अबाउट द थ्योरेटिकल कैपेसिटी इज व्हाट, तो हमने फीड रेट निकाल लिया है। ओके, तो यहाँ पर 1.48 थ्रोट एरिया इंटू 3600 अपॉन 1000 is equals to 5.25 टन पर आवर will be the right answer। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ केवल टन पर आवर में, ये जो मेरी वैल्यू आई थी 1.458, इसको मैंने क्या किया टन पर आवर में कन्वर्ट किया, तो मेरा 5.25 टन पर आवर। तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी के लिए हमको ये सारी चीजें दी रहती, दिस इज अ मैटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन है, एक दो बार ट्राई करोगे इसके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे चाप कटर के, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी से ही क्वेश्चन पूछे। The question number 39. Here, it is showing that a 4.2 meter self-propelled combine harvester operating at a forward speed of 3.5 km per hour is used to harvest wheat an area of 300 hectare in a year at a field efficiency of 75%. Consider the variable cost to be the linearly related to the actual hour operation. To bring down the cost operation per hour by 15%, the change in area required to harvest it per year in hectare is 15% से क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया ऑपरेशन पर आवर को। तो एरिया में क्या चेंज आ रहा है, पहले कितना एरिया हो रहा था और 15% चेंज करने के बाद क्या एरिया हो रहा है, ये चीज इसमें पूछी है। और कंबाइन हार्वेस्टर की बात किया गया, इसकी स्पीड दे दिया गया, फील्ड एफिशिएंसी दे दिया गया, एरिया दे दिया गया है ना, और 4.2 मीटर सेल्फ प्रोपेल्ड इसका वो दे दिया गया फॉरवर्ड स्पीड है ना, उसकी सारी चीजें यहाँ दिया है। आपको बस इतना पूछा है कि 50% जब रिड्यूस करोगे ऑपरेशन को, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 50%, देन व्हाट इज द चेंज इन एरिया, क्या चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुटिंग द ऑल गिवन डाटा हियर, in which first is a header width is equals to 4.2 meter, second is forward speed will be 3.5 km per hour, third is the field efficiency that is will be 75% is equals to 0.75, next is the current area harvested A is equals to 300 hectare per year, and the next is a reduction in cost per hour will be 15%. Okay, so first of all calculating the actual field capacity. ओके, फर्स्ट में क्या करूंगा, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकालूंगा, बिकॉज हम लोगों को जब एरिया को वो करना है, क्या करना है, माइनस करना है, यानी चेंज इन एरिया निकालना है, तो मेरे को पहले स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कैलकुलेट एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। तो एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, तो फील्ड कैपेसिटी विल बी व्हाट, W इंटू V इंटू EF। ओके, W के हेडर विड्थ कितना, फॉरवर्ड स्पीड कितना और एफिशिएंसी कितना है, उन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करके अपॉन में 10 कर दो तो एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकल जाती है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। ओके, यहां से अगर मैं एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी की बात करूं, द वैल्यू विल बी व्हाट, 4.2 into 3.5 into 0.75 अपॉन 10। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 11.025 अपॉन 10, तो 1.1025 पर हेक्टेयर पर आवर की इसमें आपकी क्या निकल गई, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकली। यहाँ से आपने क्या किया, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकाला। नाउ कैलकुलेट एक्चुअल आवर्स ऑफ ऑपरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कितना आवर्स का ऑपरेशन होता है तो कैलकुलेट कर। तो आवर्स ऑफ ऑपरेशन के लिए पहले कितना हो रहा था, फिर रिड्यूस करने के बाद कितना हो रहा है उसको निकालेंगे। तो आवर्स ऑफ ऑपरेशन, ओके, करंट एरिया जो आप हार्वेस्ट कर रहे हो बिना रिड्यूस के, तो ए अपॉन एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा। तो आवर्स ऑफ ऑपरेशन में निकालूंगा तो ए कितना है, 300 अपॉन 1.1025, तो 272.2 आवर पर ईयर, ये आपका क्या निकला, आवर्स ऑफ ऑपरेशन की
पहले इतने घंटे आप काम कर रहे थे, और जब इतना घंटे आप काम कर रहे हो पर आवर के हिसाब से, तब क्या चीज हुई, वो चीज हो गई जब आप पहले काम कर रहे थे, है ना। तो इसकी मैं ओल्ड कॉस्ट निकाल लेता हूं पहले, है ना। तो ये ओल्ड कॉस्ट के हिस्सा भी आ जाएगा। तो न्यू कॉस्ट पर आवर, ओल्ड कॉस्ट पर आवर इंटू 0.85, क्योंकि मैंने 50% रिड्यूस कर दिया है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आवर, पहले जब उतना देर वो चल रहा है तो 272.2 आर पर ईयर इसका आवर्स ऑफ ऑपरेशन लग रहा था, है ना। पर आवर इतना चल रहा है और पर ईयर के हिसाब से इतना चल रहा है, बट 15% रिड्यूस कर दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, एच डेस विल बी द न्यू हॉर्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो न्यू कॉस्ट पर आर के हिसाब से अगर निकालो तो ओल्ड कॉस्ट पर आर में हम लोग क्या कर देंगे, 0.85 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि आपने रिड्यूस कितना कर दिया, 50% कर दिया है। जैसे 50% रिड्यूस करोगे तो आपका जो आएगा 0.85 आ जाएगा। ओके, तो फॉर द कॉस्ट रिलेशन वी नो अबाउट द ओल्ड कॉस्ट पर आर into 272.2 is equals to new cost per hour into h days. Okay, so substitute the new cost per hour will is equals to the old cost per hour into 0.85. Okay, और यहां से जो न्यू, we know about the 272 is equals to 0.85 into h days. ओके, और एच डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320.2 फॉर पर आवर। तो कैलकुलेट द न्यू एरिया टू बी हार्वेस्टेड, तो ए डैश इज इक्वल्स टू एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी इनटू एच डैश। ओके, एच डैश क्या, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, कितनी फील्ड कैपेसिटी में क्या आ रहा है, कितनी देर तक किया जाता है। ए डैश विल बी 353.1 हेक्टेयर पर आवर, सॉरी पर ईयर। ये इसकी क्या आ गई, न्यू एरिया हार्वेस्टेड आ गया, क्योंकि इतने 50% जब आपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट पर आवर को रिड्यूस किया, जब इतना है आपका एरिया आ गया, न्यू एरिया विल बी, ए डैश विल बी 353.1. So what will be the change in area? So change in area required is del A is equals to new area minus old area. So new area minus old area करेंगे तो 353.1 minus 300 is equals to 53.1 hectare will be the right answer. तो एरिया में क्या चेंज है, 53.1 हेक्टेयर का चेंज आ रहा है जब आपने रिडक्शन किया पर आवर में। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ऑल द मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। ओके, क्योंकि इसकी जगह में जैसे ये वैल्यू थी तो इसके न्यू कॉस्ट पर आर की जगह में उसने वो रख दिया, ओल्ड से ओल्ड कट रहा है आपका। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तब भी पूछे गए थे क्वेश्चंस, तो होता है कभी कभी एग्जाम में ये चीजें होती है। नेक्स्ट, a 3-cylinder 4-stroke diesel engine with a bore of 73 mm and a stroke of 78 mm is tested at 2200 rpm. When a braking torque will be 55 Newton meter is applied, the indicated mean effective pressure is found to be 1050 kilopascal. The mechanical efficiency of the engine is what? मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है, यहाँ सारी चीजें दी हुई है। 3 सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। ओके, बोर आपका दिया हुआ है, बोर का डायमीटर मतलब स्ट्रोक की लेंथ दी हुई 70 एन दिया हुआ है, ब्रेकिंग टॉर्क दिया है 55 न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क की वैल्यू और IMEP दिया हुआ है। तो ऑल वैल्यूज इज गिवन हियर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, इंजन टाइप, बोर, स्ट्रोक लेंथ, इंजन स्पीड, ब्रेक टॉर्क, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, सो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर इनटू 100। तो बस मेरे को फॉलो करना है स्टेप्स को, ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर को फाइंड करना है, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज मेरे को केवल पुट कर देना है इन द फॉर्मूला। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, कैलकुलेट द ब्रेक पावर। द ब्रेक पावर विल बी 2 पाई NT अपॉन 60। हियर द 2 पाई n की वैल्यू आ जाएगी 2200 rpm, t की वैल्यू आ जाएगी 55 अपॉन 60, BP will be 12.642 kilowatt. Okay, the next step that is to calculate the indicated power. तो indicated power सॉल्व करने का IMEP is into VS into NE upon 60. NE will be the number of power stroke per second. Okay,
नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितने लग रहे हैं पर सेकेंड, उसको निकालता है इंडिकेटेड पावर में। तो क्योंकि आईपी जनरेटिव पावर स्ट्रोक में होती है। ओके, तो वीएस इज इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम पर साइकिलिंग और नंबर ऑफ स्ट्रोक पर सेकेंड, ये एन ही आ गया। तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम पर साइकिल विल बी, तो स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल इंटू स्मॉल एन। तो वीएस विल बी, आफ्टर सॉल्विंग द वीएस, तो स्वेप्ट वॉल्यूम विल बी 9.829 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। देन द कैलकुलेट द पावर ऑफ स्ट्रोक पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना होता है, एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, तो 2200 अपॉन 2। तो यहाँ से मेरा क्या जाएगा, आरपीएस में जब मैं कैलकुलेट करूंगा 18.33 आरपीएस will be the NE, and after coming the NE and VS, I में भी गिवन है, VS और NE की वैल्यू निकाल लिया, तो कैलकुलेट IP will be what, IMEP 1050 into 10 की पावर 3, VS कितना है 9.829 into 10 की पावर माइनस 4, 18.33 अपॉन 60। तो यहाँ से आई इंडिकेटेड पावर आपका आ गया 18.94 किलोवाट। ओके, तो यहाँ से ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर बोथ आप लोगों ने कैलकुलेट करिए। नाउ द मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी विल बी बीपी अपॉन आईपी इनटू 100, 12.642 अपॉन 18.94 इनटू 100, so mechanical efficiency will be 66.67%. so it is the right answer for the mechanical efficiency question. Okay, just a second. Okay, तो इस तरीके से सॉल्व होता है ये प्रॉब्लम, है ना, इस तरीके से भी हम सॉल्व। या the next question will be the 41 number question, in which the performance of a border irrigation event was evaluated by taking soil moisture measurement at 12 locations along the border from the establishment. Okay, the computed irrigation depth at those locations were 50, 49, 48, 47, 46, 240 and 39 also. You should have to find the uniformity coefficient for event in percentage. Okay, Christiansen uniformity coefficient. So first of all, you should know about the what is the asking question. तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इसमें पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। वी नो अबाउट द फॉर्मूला टू फाइंड द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, दैट विल बी दिस, यहाँ फॉर्मूला है cu इज इक्वल्स टू 1 माइनस दिस वैल्यू, जो कि क्या वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, दिस x बार, ओके, अपॉन दिस। तो अभी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के लिए, हाँ चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो अभी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको इरिगेशन की डेप्थ दी हुई है ना, डिफरेंट टाइप्स के एरियाज में जब उसने सॉइल मॉइस्चर देखा तो उसमें डेप्थ में निकाला इरिगेशन डेप्थ, दैट इज 50 से लेकर के 39 mm तक है। नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी, 12 लोकेशंस। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज डेप्थ। ओके, एवरेज इरिगेशन डेप्थ मैं कैलकुलेट कर लूंगा, दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये जब मैं एवरेज डेप्थ निकालूंगा तो व्हाट विल द एवरेज ऑफ द एक्स, तो एक्स अपॉन नंबर ऑफ all sum of all elements upon number of elements, this is the average। तो यहाँ पर sum of all elements करूँगा divided by 12, तो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45.25 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज इरिगेशन डेप्थ आप लोगों ने यहाँ से निकाला। Now the next, calculate the sum of absolute deviations, क्योंकि you should have to find the x1 minus xi, मतलब जो आपका एवरेज डेप्थ आया उसमें से x आपका डेविएशन कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां डेविएशन ही होता है, जो cu का जो वो होता है फॉर्मूला 1 माइनस द डेविएशन अपॉन द थिंग्स, जो भी बताऊंगा। यहाँ से सभी का मैं डेविएशन निकालूंगा, तो 50 में से 45 माइनस 0.25 माइनस करेंगे तो 4.75 आ जाएगा। 49 में से भी इस तरीके से माइनस करूंगा तो ऑल द वैल्यूज विल बी माइनसिंग। 12 लोकेशंस की सभी वैल्यूज को मैं माइनस कर दूंगा किससे, एक्स बार से। मेरा डाटा आ जाएगा 4.75, 3.75, 2.75, 1.75, 0.75, 0.25, दिस ऑल आर द डाटा। एंड जो भी मेरे पास ये डाटा आया सभी का मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, तो विल गेटिंग द एब्सोल्यूट डेविएशन। ओके, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगा, तो द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन विल बी 36.75 mm आपका ये आ जाएगा। ओके, यू हैव फाइंड द एक्स बार
and also find the absolute deviation. So now we'll calculate the Christiansen uniformity coefficient. It is comes from the irrigation. So we substitute the value into the formula for Cu. The Cu will be 1 minus the absolute deviation into n into x bar, है ना, 1 minus absolute deviation upon the number of location into average depth into 100. तो यहाँ से Cu मेरे को पूरी वैल्यूज मालूम है, तो 36.75 में नंबर ऑफ डेविएशन पुट कर दिया वैल्यू पर, नंबर ऑफ लोकेशन 12 थे, एवरेज डिप्थ उसकी 45.25 आई थी, उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो आफ्टर द गेटिंग द सॉल्यूशन Cu विल बी 93.23%. तो क्रिश्चियन यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट विल बी 93.23% विल बी द राइट आंसर. ओके, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है. दिस विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. A 10-hectare water set received a 4 hour rainfall storm with rainfall intensity of 2, 1, 1.5 and 1 centimeter per hour. In each subsequent hour, respectively, assume phi index of 1 centimeter per hour. The volume of direct runoff in meter cube is okay. All the values are given here. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एज्यूमिंग करना फाई इंडेक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, और हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ इन मीटर क्यूब. कितना वॉल्यूम रन ऑफ से मीटर क्यूब पे हो रहा है वो उसको निकालना. तो फॉर फाइंडिंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम द गिवन वाटर सेट वी कैन यूज द फाई इंडेक्स मेथड. अब फाई इंडेक्स दिया हुआ है इसलिए हम लोग फाई इंडेक्स मेथड का यहाँ यूज कर, और रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए इट इज अ वेरी यूजफुल मेथड. ओके, तो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम of runoff will be this. So runoff volume V is equals to A into summation of n I to 1 to n. The number of n will be given. Capital I minus phi into delta T. अब यहाँ all the values are given. What? A will be what? Area of water set in meter square. जो आपका एरिया है वाटर सेट का वो मीटर स्क्वायर में चाहिए हमको फाइंडिंग फाई इंडेक्स के लिए. दूसरा, कैपिटल I इज रेनफॉल इंटेंसिटी ड्यूरिंग ith आर इन सेंटीमीटर पर आवर. कितने आवर्स में, तो ith आर मतलब उसका मतलब हुआ है कितने घंटे में, सेंटीमीटर पर आवर में. फाई विल बी फाई इंडेक्स इन सेंटीमीटर पर आवर. ओके, एंड डेल्टा टी विल बी द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पीरियड इन आवर. तो 1 आवर इन दिस केस. ओके, तो डेल्टा टी से लेकर के ए तक की वैल्यू आपको गिवन है. अब हम लोग चीजों को निकालते हैं. अब हमको एरिया क्वेश्चन में दिया बेटा 10 हेक्टेयर, हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मीटर हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर का. तो यहां से मेरा कितना आ जाएगा 1 लाख मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ वाटर सेट आ गया. वाटर सेट का टोटल एरिया इतना मीटर स्क्वायर में आया. रेनफॉल इंटेंसिटी दी गई है तो 2 सेंटीमीटर पर आवर. हाँ, ये रेनफॉल इंटेंसिटी डिफरेंट उसमें मैं फाइंड कर लूंगा. I1, I2, I3 और I4 ये अलग अलग रेनफॉल की इंटेंसिटी दी थी. दैट्स व्हाई 2 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर एंड 1 सेंटीमीटर पर आवर विल बी द रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर ईच आवर. द नेक्स्ट विल फाइंड द फाई इंडेक्स. फाई इंडेक्स विल बी 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पीरियड विल बी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 आवर. ओके, तो ऑल द डाटास मैंने निकाल लिया है, बस मेरे को वैल्यू को पुट कर देना है फॉर्मूले में. सारी चीजें दी है, तो आफ्टर पुटिंग द ऑल वैल्यूज वी कैन गेट द आंसर. बट यहां पर अब हमको एक चीज हो गया है कि हमको एक्सेसिव रन निकालना पड़ेगा. एक्सेसिव रन रेनफॉल फॉर ईच आवर. अगर मेरे को पूरा इसको एक साथ में निकाल लेता हूं तो वो कितना आ रहा है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेटिंग द टोटल एक्सिस रन ऑफ रेनफॉल. तो फॉर फाइंडिंग द टोटल एक्सिस रेनफॉल फॉर द फर्स्ट आवर I1 minus phi will be 1 centimeter per hour, second hour 0 centimeter per hour, third hour 0.5 centimeter per hour, and fourth hour 0 centimeter per hour. To calculate the total axis runoff, the total axis rainfall will be 1.5 centimeter from here. तो step 2 से हमने total axis rainfall निकाल लिया है. Now we'll calculate the volume of direct runoff. Okay, अब direct runoff पे मैंने क्या किया, देखो मैंने इसकी वैल्यू पहले निकाल लिया है ना, इसकी वैल्यू निकाल लिया.
तो यही वाली मैंने वैल्यू निकाला ना, यहाँ से समेशन कर दिया और सभी को ऐड कर दिया, तो टोटल एक्सिव रेनफॉल निकल गया मेरा यहाँ से। तो और डेल्टा टी विल बी व्हाट, तो 1 आर दिया है तो 1 का वैसे वैल्यू रखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, पेपर आर के हिसाब से निकालिए। तो रन ऑफ वाले इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो रन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए इनटू टोटल एक्सिस रेनफॉल। कन्वर्ट द एक्सिस रेनफॉल फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर में आपका क्या एक्सिस रेनफॉल है टोटल, तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 0.015 मीटर आ गया। एंड मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो रन ऑफ वॉल्यूम विल बी 1 लाख मीटर स्क्वायर इंटू 0.015 मीटर इज इक्वल्स टू 1500 मीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर। तो रन ऑफ का वॉल्यूम कितना है मेरा 1500 मीटर क्यूब है। तो इस तरीके से वी यूज द फाइंड द रन ऑफ वॉल्यूम विद द पाई इंडेक्स मेथड। तो पाई इंडेक्स मेथड में इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ओके, टोटल एक्सेसिव रेनफॉल भी निकालना पड़ता है अगर आपको बहुत डिफरेंट इंटेंसिटी दी हुई है जब। ओके, इस तरीके से जो है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रहे हैं सर्वेयर स्टार्टेड अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लीविंग सर्वे बाय टेकिंग स्टार्टिंग बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन 53.85 मीटर। एक सर्वेयर है, स्टार्ट किया है उसने बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन, ओके, फिर लेवलिंग कर रहा है। ड्यूरिंग द सर्वे ही टेक्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरमीडिएट साइट of 2.42 meter with a staff head and another benchmark of 85.45 meter. Okay, the sum of the backside from the start to the point is 50.28 meter and that of foreside is 16.30 meter. If the surveyor ends the survey operation on the second benchmark, the error of closure on the second benchmark in meter is what? सर्वेयर सर्वे कर रहा है, उसमें बोला है कि जो बैक साइड है 50.28 सॉरी स्टार्ट, हाँ, बैक साइड फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 50.28 मीटर से 16.30 मीटर तक। आपको निकालना द एरर ऑफ क्लोजर ऑन द सेकंड बेंचमार्क विल बी व्हाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुटिंग द ऑल गिवन डाटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द रेड्यूस्ड लेवल RL ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट यूजिंग द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द RL, ओके, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट पॉइंट की बात ही किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है ना, सर्वेयर एंड द ऑपरेशन इन सेकंड बेंचमार्क, तो इंटरमीडिएट पॉइंट का तो हम लोग देख लेंगे। तो द फॉर्मूला फॉर RL ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट विल बी रेड्यूस्ड लेवल इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड। स्टार्टिंग बेंचमार्क की बात करो तो 53.85 मीटर विल बी द स्टार्टिंग VM, बैक साइड विल बी 50.28 mm and फोर साइड विल बी 16.30 meter. This is all the values. Now first of all calculate the expected RL the second benchmark. This is done by adding the difference between the back and fore side to the starting benchmark. And third step, we compare the calculated RL with RL given from the second benchmark, that is given that is 80.45 meter, and the find the error of closure. These all are the steps. अभी मैंने solve नहीं किया है, स्टेप्स है कि इस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग वी कैन गेट द दिस। अब यहाँ पर अब मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मेरा, कैलकुलेट करूंगा RL को। तो मेरा ये वैल्यू दी है, स्टार्टिंग बेंचमार्क की वैल्यू दी है 53.85 प्लस 50.28 मीटर माइनस 16.30। तो यहाँ से इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए मैंने RL निकाल लिया, दैट विल बी 87.83 मीटर। दैट इज द RL ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट। In second case, calculate the expected RL of the second BM. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर मेथड जब बताया था तो एडिंग डिफरेंस बिटवीन द बैक साइड एंड द फोर साइड टू स्टार्टिंग BM, तो बैक साइड एंड फोर साइड को मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो यहां पर द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड विल बी, द बैक साइड एंड फोर साइड विल बी 50.28 16.30।
So total difference between the starting benchmark and the difference BM is the expected RL of second BM will be 53.85, 50.28 meter minus this 87.30 meter will be the expected RL of second benchmark. Now calculate the एरर ऑफ क्लोजर. तो एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है? कैलकुलेटेड आरएल फ्रॉम सेकंड बेंचमार्क जो आपने यहां से निकाला, ओके, माइनस गिवन आरएल ऑफ सेकंड बेंचमार्क, ओके. एक्सपेक्टेड जो था कैलकुलेट आरएल ऑफ बेंचमार्क विल बी 87.83 मीटर था, माइनस गिवन आरएल ऑफ सेकंड बेंचमार्क विल बी 85.45 मीटर. ये निकला आपका. तो यहाँ से एरर ऑफ क्लोजर विल बी व्हाट 2.38 मीटर हो गया. पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, दोनों को मैंने माइनस कर दिया. तो आफ्टर गेटिंग द थिंग वी आर गेटिंग द एरर ऑफ क्लोजर विल बी 2.38 मीटर. ओके, उस तरीके से सॉल्व किया जाता है बेटा. एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा जो भी यहाँ पर, इसलिए मैं सॉल्यूशन साथ में लेके आऊँ कि आपको दिक्कत ना हो. ओके, question number 44. The decimal reduction time D1 to 1 and the Z value of thermophilic spores in milk were found to be 60 seconds and 11 degrees Celsius, respectively. Heating time required at 145 degrees Celsius for a 10 log cycle reduction. Just a second. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने उसमें भी वो किया हुआ था. हाँ, इस क्वेश्चन में मेरे को भी थोड़ा सा डाउट था, तो इस क्वेश्चन को मैंने भी रख दिया है. इसको मैं जब नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा, क्योंकि क्या हो रहा था ना, इसमें मेथड थोड़ी सी अलग हो रही थी. दैट्स व्हाई वी नॉट गेट द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट इसमें कवर करूंगा. यहां पर बोला है मैच द फॉलोइंग इन मटेरियल विद देयर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कॉलम. अच्छा, तो ये मैच द कॉलम्स को भी मैं बता दूंगा अभी. इन नेक्स्ट ऑफ द क्लास विल करूटिंग दिस. ओके, तो मैं भी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ. क्वेश्चंस इज द मेन, फिर ये हम लोग वाली जो रिमेनिंग चीजें हैं इनको कर लेंगे. ओके, the 47th number question will be the calculated value of E2x using Taylor series with the first four terms for x1 is. हमको निकालना है टेलर सीरीज से फर्स्ट टर्म x is equals to 1 is what. तो क्या we know about the Taylor series what. टेलर सीरीज क्या होता है? If a function of fx is equals to fa plus f dash a x minus a upon factorial 1 प्लस एफ डबल डेस ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से ये एन तक आगे बढ़ती है. एफ एक्स की वैल्यू दी है e की पावर 2x, ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है. टेलर सीरीज का अगर मैं एक्सपांशन करूं तो इसका क्या करते जाऊंगा मैं, डिफरेंशिएशन करते जाऊंगा और उसमें बस वैल्यू पुट करना है मेरे को. ओके, तो एफ डेस ए विल बी व्हाट, तो x is equals to 0 is given by around x is equals to e2x will be 1. एफ ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी. ओके, द एफ टू विल बी एफ डैश ए एक्स माइनस ए का जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू व्हेन आई एम पुटिंग 0, दैट केस यहां पर ये चीजें बोलती है. तो इस तरीके से वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ ई एक्स की जो हमको पता भी रहती है, ई टू एक्स की हमको मालूम भी, तो वी कैन गेट द थिंग्स हियर where x is equals to 1 by 2. ओके, तो e की पावर 2 into 1 by 2, मैं x की वैल्यू अपने 1 by 2 पुट कर रहा हूं. तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी फाइंड द e1 की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग द 2.667 विल बी द आंसर ऑफ टेलर सीरीज. इस तरीके से फाइंड किया जाता है. टेलर सीरीज आप लोगों को m1 में M1 की ये सीरीज दी हुई है, तो इस तरीके से you should have to find the question. Yeah. The question number 48 will be the directional derivatives of u x y z is equals to x square y plus y square z at a point of 1 2 3 in the direction of I plus 2j plus 3k is. यहाँ आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिए हुए हैं, आपको कैलकुलेट करना है ना.
डायरेक्शन दिस। तो फॉर दिस क्वेश्चन ग्रेडियंट निकालेंगे। We know about the gradient of u x y x comma y comma z is given by del u will be del u upon del x I plus del u upon del y j plus del u upon del z k, है ना। ये आपको दिया हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे सभी का। तो इफ यू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z, तो आफ्टर द पार्शियल डेरिवेटिव del u अपॉन del x की वैल्यू आ जाएगी 2xy बिकॉज दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर अगेन विल गेटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, तो x स्क्वायर प्लस 2yz आ गया। देन y के रिस्पेक्ट में जब आपने किया पार्शियल डेरिवेटिव अपने z के रिस्पेक्ट में किया तो y स्क्वायर आ गया। नाउ विल फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर इज व्हाट, तो del u इज इक्वल्स टू पुटिंग ऑल वैल्यूज हियर, इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने ये सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल लिया है। तो del u अपॉन del x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2xy इनटू i की i के x स्क्वायर प्लस 2yz इनटू j के y स्क्वायर इनटू k के। एंड एट अ पॉइंट हमको पूछा है तो 1, 2, 3 दिस इज द पॉइंट ऑफ x एंड y। ओके, तो एट अ पॉइंट सभी के लिए मैं निकाल लूंगा। तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू 2। ओके, x की वैल्यू 1 स्क्वायर 2 इंटू y की वैल्यू 2, ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी सॉरी del u की वैल्यू कितनी आ गई 4i के प्लस 13j प्लस 4k के। तो आपने यहां से निकला ग्रेडियंट वेक्टर। नाउ द डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन v इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k इज गिवन, और आपको निकल गया ग्रेडियंट वेक्टर इज। तो नाउ विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ v। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 14 and unit vector in the direction of v is v cap is equals to 1 upon 14 I 2j plus 3k। यूनिट वेक्टर जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इस तरीके से we can find the 1 upon under root of 14 I cap 2j के प्रति। Okay, then the directional derivative of u at 1, 2, 3 in the direction of v is given by okay, तो duv सॉरी dvu इस पॉइंट्स के v के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं, ये वैल्यू मेरे पास दी हुई है व्हाट दिस, एंड v कैप की मैं वैल्यू करूंगा तो द यूनिट वेक्टर ऑफ v कैप विल बी दिस। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ 11.23 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। मेरे को केवल ये निकालना था डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना था इस पॉइंट का इन पॉइंट्स के साथ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे एंड यू हैव डन द क्वेश्चंस इन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन इन M2 तो वहां पर ये मेथड बहुत डीप में होती है और ये क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करते भी हैं M2। तो ये सारी चीजें यहाँ से थी, तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं गेट में। ओके, the next question is a single acting disk arrow having 5 disks in each gang with a gang angle of 20 degree. I operated at forward speed of 3 km per hour and a depth of 10 cm. The horizontal slow reaction forces acting parallel to face of each disk is found to be 250 Newton. The dropper power required to pull the arrow in kilowatt. Dropper power calculate करना है। ड्रॉपर पावर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें दी है सबसे पहले लिख लो भाई। नंबर ऑफ डिस्क इन इच गैंग दिया है 5 डिस्क दिया है, गैंग एंगल दिया है 20 डिग्री, फॉरवर्ड स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, डेप्थ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड हॉरिजॉन्टल सॉइल रिएक्शन फोर्स पर डिस्क दिया है 250 न्यूटन। हियर कैलकुलेट द टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द एरो। तो फोर्स टोटल फोर्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ डिस्क इन गैंग इनटू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पर डिस्क, तो एफ टोटल विल बी 5 into 250 इज इक्वल्स टू 1250 न्यूटन, है ना। यहां से मैंने क्या निकाला एफ टोटल, कितना टोटल फोर्स उसमें एक्ट कर हॉरिजॉन्टली, तो ये मैंने निकाल लिया। इन सेकंड स्टेप कैलकुलेट द फॉरवर्ड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो फॉरवर्ड स्पीड कैलकुलेट करूंगा तो फॉरवर्ड स्पीड विल बी मीटर पर सेकंड इट्स इक्वल्स टू 0.833 मीटर पर सेकंड इज द फॉरवर्ड स्पीड। नाउ द कैलकुलेट द ड्रॉपर पावर विल बी P इज इक्वल्स टू एफ टोटल इनटू V। ओके, तो एफ टोटल इंटू वी में यहाँ पर एफ टोटल की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है फॉरवर्ड स्पीड।
P विल बी 1041.625 वाट, आपका ये क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी। तो कन्वर्ट द पावर ऑफ टू किलोवाट्स, ओके, तो पावर ऑफ किलोवाट्स में कन्वर्ट करेंगे, P विल बी 1.042 किलोवाट, आपका ये क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई। ड्रॉपर पावर बोला था, ड्रॉपर पावर की जो वैल्यूज होती है दैट इज टोटल फोर्स इनटू स्पीड की तरीके, तो फाइनल ड्रॉपर पावर विल बी 1.04 किलोवाट विल बी द राइट आंसर। ये जो डाटा दिया रहता है इसको बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ आईसी इंजन तब बनेगा, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। डाटा कुछ भी बोल देता है ना। ये वैसे फार्म मशीनरी, सॉरी फार्म मशीनरी का था, तो ये डिस्क हैरो वाली बात वो थी, तो इसमें आपको बन गया होगा, ये करवाया भी है मैंने डिटेल में। ओके या या एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी के फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। या here it is given a farmer desire to run a diesel engine developing a brake power of 1.5 kilowatt continuously for 2 hours using biogas and diesel in a dual fuel model. If gas requirement for running the engine is dual fuel mode is 0.67 meter cube kilowatt per hour, the minimum size of KVIC model gas biogas plant with a gas holding capacity of 60% substitute for running this diesel engine in meter cube is what? Brake power of the engine will be given in the question, that is 1.5 kilowatt. Duration थी 2 घंटे की. Gas requirement for fuel dual fuel mode is equals to 0.67 meter cube, ये दिया हुआ है. Gas holding capacity of the biogas plant is given as 60% of the total size. Now the first step is total gas requirement for 2 hours. तो gas requirement for 2 hours तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.67 मीटर क्यूब इन पर किलोवाट इनटू आवर में मल्टीप्लिकेशन करूंगा 1.5 किलोवाट का, तो इट विल बी कमिंग दैट 1.005 मीटर क्यूब पर आवर। ये गैस रिक्वायरमेंट पर आवर आपके हाथ में, क्योंकि द सेकंड इज टोटल गैस रिक्वायरमेंट फॉर 2 आवर, तो 1.005 मीटर क्यूब पर आवर इनटू 2 आवर्स विल बी 2.01 मीटर क्यूब। ओके, तो टोटल गैस रिक्वायरमेंट फॉर 2 आवर विल बी 2.01 मीटर क्यूब। The second step is a minimum size of biogas plant. तो मिनिमम साइज ऑफ बायोगैस प्लांट निकालेंगे तो x की वैल्यू आंसर आ जाएगी 3.35 मीटर क्यूब। तो आफ्टर फाइंडिंग द दिस थिंग्स टोटल गैस रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू 60% बोला है x का, तो x का मल्टीप्लाई कर दूंगा 60% से, टोटल गैस रिक्वायरमेंट यहाँ लिख दूंगा, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। एंड तो x इज व्हाट द प्लांट टू बी द टोटल साइज ऑफ बायोगैस प्लांट x है, तो यहां से आपका निकल गया तो 3.35 मीटर क्यूब। तो आपको निकालना क्या था, द मिनिमम साइज निकालना था, तो इतना आपका मिनिमम साइज होना चाहिए। ओके, तो दिस ऑल आर द क्वेश्चंस जो अभी आपको प्रैक्टिस करना है जितना मैंने करवाया। नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द दिस पेपर, इसलिए मेरे करा रहे हैं प्रैक्टिस आप लोग करें, बाकी चीजें हम लोग करवाते जाएंगे। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट।